तो आज हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता को। स्वतंत्रता शब्द जो है यह इसका अंग्रेजी शब्द होता है लिबर्टी, और जो लिबर्टी शब्द है यह बना है किससे? तो यह लैटिन भाषा के लीबर से बना है, जिसका अर्थ जो होता है अर्थ बंधनों का अभाव। चलिए देखते हैं फिर स्वतंत्रता को हम लोग। आप लोग नोट करते रहिएगा इसे। देखिए अगर हम लोग स्वतंत्रता को देखेंगे, इसे दो भागों में बांट कर देखेंगे। स्वतंत्रता को हम लोग इसे दो भागों में बांट कर देखेंगे। पहला औपचारिक और दूसरा जो होगा अनौपचारिक। आप लोग नोट बनाते चलिए। दूसरा होगा अनौपचारिक। देखिए औपचारिक के अंतर्गत स्वतंत्रता जो है उसे हम लोग दो भागों में बांट कर देखेंगे, औपचारिक और अनौपचारिक। उसके बाद देखिए औपचारिक के अंतर्गत क्या देखेंगे हम लोग। जो औपचारिक है, औपचारिक के अंतर्गत दो प्रकार के स्वतंत्रता होगी। औपचारिक के अंतर्गत दो प्रकार की स्वतंत्रता होगी। पहली होगी परंपरागत स्वतंत्रता और दूसरे होंगे स्वेच्छातंत्रवादी। तो परंपरागत के अंतर्गत कौन कौन से थिंकर आते हैं? तो परंपरागत के अंतर्गत आते हैं एडम स्मिथ, हर्बर्ट स्पेंसर, जॉन लॉक, डी टाकविले और लॉर्ड एक्टन। ये आते हैं परंपरागत वादी जो हैं, जो औपचारिक स्वतंत्रता के अंतर्गत परंपरागत आता है। उसके अंतर्गत जो थिंकर हैं एडम स्मिथ है, हर्बर्ट स्पेंसर हैं, जॉन लॉक हैं, डी टाकविले हैं और लॉर्ड एक्टन है। उसके बाद जो स्वेच्छातंत्रवादी हैं, स्वेच्छातंत्रवादी किसके अंतर्गत आते हैं? तो औपचारिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आते हैं। जो इससे संबंधित थिंकर कौन से हैं? तो आइजिया बर्लिन है और मिल्टन फ्रीडमैन है। तो ये तो हो गए औपचारिक के। औपचारिक स्वतंत्रता के अंतर्गत परंपरागत स्वतंत्रता जो मानने वाले हैं और स्वेच्छातंत्रवादी जो है। उसके बाद देखते हैं हम लोग अनौपचारिक। तो जो अनौपचारिक है, तो अनौपचारिक स्वतंत्रता को भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पहला है सकारात्मक और दूसरा है समतावादी विचारक। तो सकारात्मक उदारवादी इसमें आएगा और अनौपचारिक में एक तो सकारात्मक उदारवादी आएंगे और दूसरे आएंगे समतावादी। तो सकारात्मक उदारवादी के अंतर्गत हैं जे किन्स, जे.एस. मिल, टी.एच. ग्रीन, लास्की बार्कर, गुन्नार मिडल, हाउस, आर स्टोनी। ये सब क्या हैं? तो ये लोग सकारात्मक उदारवादी हैं और समतावादी हैं। तो देखिए इसे दो प्रकार को हम इसी के आधार पे हम लोग स्वतंत्रता को पढ़ेंगे। तो हमने देखा स्वतंत्रता के दो रूपों को, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक के अंतर्गत आते हैं परंपरागतवादी और स्वेच्छातंत्रवादी, और अनौपचारिक के अंतर्गत आते हैं सकारात्मक उदारवादी और समतावादी। तो देखिए पहले जो औपचारिक को हम क्या आते हैं, औपचारिक जो उदार स्वतंत्रता है, देखिए जो औपचारिक स्वतंत्रता है इसे हम नकारात्मक भी कहते हैं। औपचारिक स्वतंत्रता को हम लोग नकारात्मक भी कहते हैं और प्रक्रियात्मक भी कहते हैं। नकारात्मक भी कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रक्रियात्मक भी कहते हैं। तो देखिए यह जो स्वतंत्रता का वास्तविक रूप है, यह क्या है? ये जो स्वतंत्रता का, ये जो औपचारिक, नकारात्मक या प्रक्रियात्मक स्वतंत्रता है, यह स्वतंत्रता का वास्तविक स्वरूप है। जो बल किस पे देता है? ये बल देता है योग्यता पर, और आरक्षण का यह विरोधी है। औपचारिक जो स्वतंत्रता है या नकारात्मक जो स्वतंत्रता है, ये बल देता है योग्यता पर और ये आरक्षण का विरोधी होता है। स्वतंत्रता का यह जो रूप है, यह राज्य के न्यूनतम कार्य क्षेत्र, अर्थात क्या कह सकते हैं हम लोग? पुलिस राज या प्रहरी राज, इसकी ये बात करते हैं या समर्थन करते हैं। राज्य को ये आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार करते हैं। जो औपचारिक स्वतंत्रतावादी हैं या नकारात्मक जो हैं या प्रक्रियात्मक जो हैं, ये क्या कहते हैं? राज्य को ये जो राज्य को प्रहरी के रूप में मानते हैं और इसे आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार करते हैं। यह कानूनी व राजनैतिक स्वतंत्रता का विशेष रूप से समर्थन करते हैं। तो कौन कौन इसके औपचारिक के अंतर्गत क्या क्या हमने बताया था आपको? औपचारिक के अंतर्गत बताया था आपको परंपरागत उदारवादी और कौन थे? बताइए। स्वेच्छातंत्रवादी थे ना। तो देखते हैं, पहला हम लोग देखेंगे परंपरागत उदारवादी।
और औपचारिक स्वतंत्रता के अंतर्गत जो है परंपरागत उदारवादी। तो इसके जो पहले थिंकर हम लोग देखेंगे एडम स्मिथ को, देखेंगे हम लोग एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ जो है यह क्या है, तो यह एक अर्थशास्त्री है, ये एक अर्थशास्त्री थे और इनकी पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि वेल्थ ऑफ नेशन जो है यह कब की है, तो 1776 की पुस्तक है इनकी। इसमें इन्होंने व्यापारवाद वाणिज्यवाद का समर्थन करते हुए, इस बुक जो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक है जो कि 1776 में प्रकाशित होती है, एडम स्मिथ ने इसमें व्यापारवाद और वाणिज्यवाद का समर्थन किया है और राज्य के न्यूनतम कार्य क्षेत्र पर भी बल दिया है। उसके बाद जो दूसरे हमारे थिंकर आते हैं वो आते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर जो हैं यह क्या थे, देखिए हर्बर्ट स्पेंसर जो है ये मूल रूप से जीवशास्त्री थे, ये थे जीवशास्त्री और ये लैमार्क से प्रभावित थे। हर्बर्ट स्पेंसर जो थे ये लैमार्क से प्रभावित थे और उनसे प्रभावित होकर इन्होंने योग्यतम की विजय का सिद्धांत दिया। लैमार्क से प्रभावित थे ये और इन्हीं से प्रभावित होकर इन्होंने योग्यतम का विजय का सिद्धांत दिया। और देखिए योग्य व्यक्तियों को ही समाज में, ये क्या कहते हैं, स्पेंसर कहते हैं कि योग्य व्यक्तियों को ही समाज में जीने का अधिकार है। वृद्ध एवं विकलांग व्यक्तियों को तो पहाड़ से नीचे फेंक देना चाहिए, ये बात कहते हैं स्पेंसर अपनी पुस्तक मैन वर्सेस स्टेट में। मैन वर्सेस स्टेट जो इनकी पुस्तक है जो कि 1884 में प्रकाशित होती है, इसमें इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जीने का अधिकार किसे है, योग्य व्यक्तियों को है। समाज में जीने का अधिकार केवल योग्य व्यक्तियों के है और जो वृद्ध हैं या जो विकलांग हैं ऐसे व्यक्तियों को ये पहाड़ से नीचे फेंक देने की बात करते हैं अपनी पुस्तक मैन वर्सेस स्टेट में। ये कब प्रकाशित होती है, मैन वर्सेस स्टेट जो इनकी पुस्तक है ये प्रकाशित होती है 1884 में। स्पेंसर जो है ये राज्य को एक स्टॉक एक्सचेंज, हर्बर्ट स्पेंसर क्या कहते हैं, राज्य को एक स्टॉक एक्सचेंज कंपनी बताते हैं, अर्थात राज्य को ये न्यूनतम कार्य क्षेत्र का समर्थन करते हैं। क्या करते हैं, न्यूनतम कार्य क्षेत्र का समर्थन करते हैं और राज्य को क्या कहते हैं, एक स्टॉक एक्सचेंज कंपनी। और जो देखिए जो स्पेंसर हैं इन्होंने अपनी पुस्तक में राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत का समर्थन किया। स्पेंसर ने राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत का समर्थन किया है जो कि हॉब्स, लॉक और रूसे ने किया है उसी पे। और देखिए जॉन रॉल्स ने भी सामाजिक समझौते का समर्थन किया था। जो जॉन रॉल्स थे, आप नोट कर लीजिएगा कहीं पे कि जो जॉन रॉल्स थे इन्होंने भी सामाजिक समझौते के सिद्धांत का समर्थन किया था। स्पेंसर अरस्तु हॉब्स की भांति, जो स्पेंसर है जिस प्रकार अरस्तु और हॉब्स राज्य के जैविक सिद्धांत का समर्थन करते हैं उसी प्रकार स्पेंसर भी राज्य के जैविक सिद्धांत का समर्थन करते हैं, अर्थात राज्य को क्या करता है, तो राज्य को शरीर के समान व्यक्ति को उसका अंग मानता है। राज्य को शरीर मानता है और व्यक्ति को उसका अंग मानता है। हर्बर्ट स्पेंसर देखिए, और हर्बर्ट स्पेंसर जो है ये अधिकारों को भी दो भागों में बतलाता है, अधिकारों को भी दो भागों में बांटा था हर्बर्ट स्पेंसर ने, जो निजी अधिकार थे और सार्वजनिक अधिकार थे, ये हम लोग पढ़ेंगे उसके अंतर्गत, अधिकारों के अंतर्गत पढ़ेंगे। देखिए जो स्पेंसर है एक तरफ तो राज्य को स्टॉक एक्सचेंज कंपनी कहते हैं और दूसरी तरफ राज्य के जैविक सिद्धांत का भी समर्थन करते हैं। क्या करते हैं, एक तरफ वो ये कहते हैं कि जो राज्य है वह स्टॉक एक्सचेंज कंपनी है और दूसरी तरफ ये जैविक सिद्धांत का समर्थन करते हैं। इसलिए इनकी आलोचना करते हुए जो बारकर हैं, बारकर जो हैं इनकी आलोचना करते हुए कहते हैं कि स्पेंसर के विचारों में विरोधाभास पाया जाता है। बारकर क्या कहते हैं कि स्पेंसर के विचारों में विरोधाभास पाया जाता है। चलिए जो हमारे अगले थिंकर हैं वह हैं लॉक। अगले थिंकर जो हमारे हैं ये हैं लॉक। तो देखिए जो जॉन लॉक हैं ये प्रथम उदारवादी माने जाते हैं। जॉन लॉक जो हैं ये औपचारिक या जो परंपरागत उदारवादी हैं उसके अंतर्गत ये लोग आ रहे हैं। ठीक, तो जॉन लॉक जो हैं ये परंपरागत उदारवाद के जनक माने जाते हैं। इनके विचार हैं वह गौरवपूर्ण क्रांति जो हुई थी 1688 में इंग्लैंड की, उससे प्रभावित थे। ये कहते हैं कि मनुष्य क्या है, तो मनुष्य अपनी प्रकृति से सामाजिक नैतिक प्राणी है। इनकी पुस्तक है टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट।
इसमें ये लिखते हैं कि व्यक्ति को जन्म से 3 प्राकृतिक अधिकार प्राप्त है। इनके अनुसार राज्य या सरकार का प्रमुख कार्य क्या है? तो इनके अनुसार, जॉन लॉक के अनुसार, राज्य या सरकार का प्रमुख कार्य है अधिकारों की रक्षा करना। जो अधिकार इन्होंने 3 अधिकार दिए हैं लोगों को, उन अधिकारों की रक्षा करना राज्य या सरकार का कार्य है। तो जो सरकार या क्या है, तो ये राज्य या सरकार जो है ये जनता के प्रति उत्तरदायी ट्रस्ट कहते हैं। ये लोग ये भी कहते हैं कि आम जनता जो है वह बहुमत के माध्यम से, लोग क्या कहते हैं कि आम जनता जो है वे बहुमत के माध्यम से क्रांति का सरकार को परिवर्तित कर सकती है। क्रांति का सरकार को परिवर्तित कर सकती है। क्या कहते हैं लॉ कि जो जनता है वे क्या कर सकती है, तो वे बहुमत के साथ सरकार का विरोध कर सकती है और क्रांति करके या क्रांति अपना के ये सरकार को परिवर्तित भी कर सकती है। जॉन लॉक क्रांति का समर्थन करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, तो इसे इन्हें क्रांति का दार्शनिक भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए जॉन लॉक जो है इन्होंने जो 3 प्रकार की स्वतंत्रता बताई थी, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की बात ये करते हैं। जो अगले हमारे थिंकर हैं वह हैं डॉक्टर टॉकविले, डी टॉकविले हैं। जो डी टॉकविले हैं यह मूलतः कहाँ के थे, तो ये फ्रांसीसी विद्वान थे। टॉकविले जो हैं ये फ्रांसीसी विद्वान थे और इन्होंने अनेक बार, मतलब ये कई बार अमेरिका की यात्रा कर चुके थे और अमेरिकी लोकतंत्र से ये बहुत ही प्रभावित थे। इनकी पुस्तक है डेमोक्रेसी इन अमेरिका, 1835 में प्रकाशित होती है। डी टॉकविले की पुस्तक है डेमोक्रेसी इन अमेरिका, जो 1835 में प्रकाशित होती है। इसमें इन्होंने लिखा है कि अमेरिकी लोकतंत्र श्रेष्ठ है। टॉकविले कहते हैं कि जो अमेरिकी लोकतंत्र है वह श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वे कहते हैं कि यह योग्यता और प्रतियोगिता पर बल देता है और आरक्षण का ये विरोध करता है। इनका कहना है कि आरक्षण से प्रगति रुक जाती है। यदि समानता, ये क्या कहते हैं कि आरक्षण से क्या होती है, प्रगति रुक जाती है, टॉकविले कहते हैं। इनकी एक कोटेशन है, टॉकविले की एक फेमस कोटेशन है कि यदि समानता गेट से आती है तो स्वतंत्रता खिड़की से चली जाती है। ये क्या कहते हैं टॉकविले कि यदि समानता गेट से आती है तो स्वतंत्रता खिड़की से चली जाती है। ये बात करते हैं टॉकविले अपनी पुस्तक ओल्ड फ्रेंच रेवोल्यूशन 1856 में लिखते हैं और कहते हैं कि इनकी जो पुस्तक है ओल्ड फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि 1856 की है, इनमें इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है कि फ्रांसीसी क्रांति की तुलना में अमेरिकी क्रांति श्रेष्ठ है। टॉकविले क्या कहते हैं कि जो फ्रांसीसी क्रांति है उसकी तुलना में जो अमेरिकी क्रांति है वह श्रेष्ठ है, क्योंकि अमेरिकी क्रांति स्वतंत्रता पर बल देती है जबकि जो फ्रांस की क्रांति है वह समानता पर बल देती है। तो ये किस पुस्तक में कहते हैं, इनकी पुस्तक जो टॉकविले की है ओल्ड फ्रेंच रेवोल्यूशन 1856 में प्रकाशित होती है। इसके बाद जो हमारे अगले थिंकर हैं वो हैं लॉर्ड एक्टन। जो लॉर्ड एक्टन हैं ये कहते हैं, ये भी देखिए टॉकविले से प्रभावित थे। जो लॉर्ड एक्टन थे ये किससे प्रभावित थे, तो टॉकविले से प्रभावित थे। इसलिए यह भी क्या करते हैं, तो ये भी स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं और आरक्षण का विरोध करते हैं। टॉकविले जो एक्टन है ये भी स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं और आरक्षण का विरोध करते हैं। यह अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम एंड अदर ऐसे जो कि 1877 में लिखी गई है, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम एंड अदर ऐसे 1877 में लिखी गई है इनकी पुस्तक। और इसमें इन्होंने समानता की अवधारणा आरक्षण या कल्याणकारी नीतियों को बढ़ावा देती है। ये बात करते हैं कि जो समानता की अवधारणा है वह आरक्षण या कल्याणकारी नीतियों को बढ़ावा देती है जिससे राज्य की शक्ति में वृद्धि होती है और निरंकुशतावाद को बढ़ावा मिलता है। अतः हमें समानता के स्थान पर स्वतंत्रता पर बल देना चाहिए। ये बात करते हैं कौन, तो लॉर्ड एक्टन। और इसके बाद देखिए ये जो लॉर्ड एक्टन है ये कहते हैं, इनकी
इनकी एक बहुत फेमस एक कथन है इनका कि सत्ता जो है वह भ्रष्ट करती है। लॉर्ड एक्टन का कथन है कि सत्ता भ्रष्ट करती है और अधिक सत्ता क्या करती है तो अधिक भ्रष्ट करती है। यह कथन किसका है तो लॉर्ड एक्टन का। तो ये जो हम लोग औपचारिक स्वतंत्रता के अंतर्गत या नकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत हम लोग देख रहे थे, परंपरागत जो स्वतंत्रता थे, परंपरागत उदारवादी जो थे उसके अंतर्गत हम लोग देखा परंपरागत के यानी परंपरागत जो थिंकर्स थे। अब हम लोग देखेंगे स्वेच्छातंत्रवादी जो थे। औपचारिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ही हम लोग क्या देखेंगे, स्वेच्छातंत्रवादी स्वतंत्रता के समर्थक को। तो देखिए जो स्वेच्छातंत्रवादी हैं वे परंपरागत उदारवादी की पुनरावृत्ति है। उन्हीं की जो परंपरागत उदारवादी है उन्हीं की पुनरावृत्ति कौन है तो जो ये स्वेच्छातंत्रवादी हैं। ये किस पे बल देते हैं तो ये भी योग्यता पर बल देते हैं और आरक्षण का विरोध करते हैं। ठीक, तो इसके अंतर्गत पहले जो थिंकर हमारे आएंगे आइजिया बर्लिन। आइजिया बर्लिन जो है ये स्वेच्छातंत्रवादी हैं और यह जेएस मिल से प्रभावित थे। आइजिया बर्लिन किससे प्रभावित थे तो जेएस मिल से प्रभावित थे। लेकिन इन्होंने देखिए जेएस मिल ने जहाँ पहले नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया और बाद में इन्होंने सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया। जो जेएस मिल थे ये पहले क्या करते थे, पहले इन्होंने क्या किया था तो पहले इन्होंने मिल ने नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया, पर बाद में ये स्वतंत्रता जो सकारात्मक स्वतंत्रता थी इसका समर्थन करने लगे। वहीं जो आइजिया बर्लिन है इन्होंने पहले सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया था और बाद में ये नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करने लगे थे। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इसलिए इन्हें आंशिक स्वेच्छातंत्रवादी भी कहा जाता है। आइजिया बर्लिन को क्या कहा जाता है तो आंशिक स्वेच्छातंत्रवादी भी कहा जाता है। और देखिए इनके जो विचार है, जो बर्लिन के विचार हैं तो बर्लिन नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। जो बर्लिन है, बर्लिन जो है ये नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं और यही सर्वप्रथम स्वतंत्रता की परिभाषा प्रतिबंधों के अभाव के रूप में देते हैं। सर्वप्रथम स्वतंत्रता की जो परिभाषा प्रतिबंधों के अभाव के रूप में देते हैं कौन तो ये आइजिया बर्लिन। बर्लिन कहते हैं कि राज्य केवल नकारात्मक स्वतंत्रता देता है, सकारात्मक नहीं। इसके बावजूद भी कोई व्यक्ति मछली की तरह तैर और पक्षी की तरह उड़ नहीं सकता तो उसकी अपनी कमी है। बर्लिन कहते हैं कि राज्य केवल नकारात्मक स्वतंत्रता देता है, सकारात्मक नहीं। अगर इसके बावजूद भी कोई व्यक्ति मछली की तरह तैर और पक्षी की तरह उड़ नहीं सकता तो इसमें अपनी कमी है। ठीक, उसके बाद बर्लिन कहते हैं कि समाज में मूल्यों को बहुलता होनी, मूल्यों की क्या होनी चाहिए, बहुलता होनी चाहिए। यानी नैतिकता के मानदंड अनेक होने चाहिए ताकि व्यक्ति को उनके विकल्प मिल सके, मतलब उनको अनेक विकल्प मिल सके और उसका स्वतंत्रता, उनकी जो स्वतंत्रता है वो क्या हो तो सुरक्षित हो। बर्लिन क्या कहते हैं कि समाज में मूल्यों की बहुलता होनी चाहिए जिससे नैतिक मानदंड अनेक हो, जिससे क्या हो तो व्यक्ति क्या करेंगे तो उनको अनेक विकल्प मिल जाएंगे ना। व्यक्ति अगर बहुलता होगी तो व्यक्तियों को अनेक विकल्प मिल जाएंगे और वे अपनी स्वतंत्रता को क्या करेंगे तो सुरक्षित कर लेंगे। उसके बाद बर्लिन कहते हैं कि यदि मूल्यों के मानदंड निश्चित कर दिए जाते हैं तो राज्य की शक्ति बढ़ जाएगी। मूल्यों के मानदंड को अगर निश्चित कर दिया गया तो राज्य की शक्ति क्या होगी तो बढ़ जाएगी और व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। बर्लिन की पुस्तक थ्री क्रिटिक ऑफ इंटाइटलमेंट जो है, इंटाइटलमेंट विको हर्डर ह्यूम में ये क्या लिखते हैं तो ये लिखते हैं, ये देखिए प्रकाशित होती है 2000 में, कि विको हर्डर ह्यूम जैसे विचारक मूल्यों को निश्चित कर या उनकी संख्या को कम कर व्यक्ति की स्वतंत्रता को नष्ट कर देते हैं। ठीक, क्या लिखते हैं कि जो विको हर्डर ह्यूम जैसे विचारक हैं ये मूल्यों को निश्चित कर या उनकी संख्या को कम कर व्यक्ति की स्वतंत्रता को ये नष्ट कर देते हैं। ठीक, बर्लिन की जो बर्लिन का सबसे प्रसिद्ध कथन है वह है स्वतंत्रता है जो है सो है, स्वतंत्रता है जो है सो है। बर्लिन का कथन है कि स्वतंत्रता है जो है सो है। बर्लिन की पुस्तक देख लीजिए, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी जो कि 1958 में प्रकाशित होती है, फॉर एसे ऑन लिबर्टी 1969 में प्रकाशित होती है, कार्ल मार्क्स हिज लाइफ एंड इन्वायरमेंट, और चौथी पुस्तक है पर्सनल इम्प्रेशन, और पांचवी है रशियन थिंकर्स। ये इनकी बर्लिन की पुस्तक है। तो आप लोग नोट कर
करते चलिएगा, क्योंकि हमारे पास टाइम देखिए बहुत कम ही बचा है, तो हम लोग इसी तरह पढ़ा पाएंगे। ये कई पुस्तक का हम लोग मिला के पढ़ा रहे हैं। अभी टाइम नहीं है कि आप लोग को, अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, हम आप लोग की इसका PDF सेंड कर देंगे। टारगेट पॉलिटिकल साइंस से हमारा टेलीग्राम है, आप लोग उससे ज्वाइन हो जाइएगा। देखिए जो अगले हमारे थिंकर हैं वह हैं मिल्टन फ्रीडमैन। अगले हमारे थिंकर कौन है? मिल्टन फ्रीडमैन। जो मिल्टन फ्रीडमैन है यह अपनी पुस्तक कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, मिल्टन फ्रीडमैन की पुस्तक कौन सी है? कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम में ये किससे प्रभावित थे? तो ये प्रभावित हैं स्पेंसर से, और इन्होंने स्पेंसर से प्रभावित होकर योग्यतम की विजय का सिद्धांत का समर्थन किया है। कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, जो कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम है, इनकी पुस्तक ये प्रकाशित कब हुई है? तो 1962 में। देखिए मिल्टन फ्रीडमैन का कहना है कि राज्य को क्या करना चाहिए? तो महंगाई को नियंत्रित करने का काम नहीं करना चाहिए। वस्तुओं की कीमतें मांग पूर्ति के द्वारा नियंत्रित हो जाती है। जो फ्रीडमैन है क्या कहते हैं कि राज्य को महंगाई पे नियंत्रित नहीं करना चाहिए, क्योंकि वस्तुएं की कीमतें जो है वे मांग पूर्ति के द्वारा क्या हो जाती है? तो नियंत्रित हो जाती है। ठीक, ये थे मिल्टन फ्रीडमैन। अब हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे औपचारिक स्वतंत्रता, या सकारात्मक स्वतंत्रता कहिए, या तात्विक कहिए, अनौपचारिक कहिए, तात्विक कहिए, या सकारात्मक स्वतंत्रता कहिए। तो ये इस प्रकार की जो स्वतंत्रता है ये योग्यता, आरक्षण, लोक कल्याणकारी, सामाजिक और आर्थिक, इन सबको मान्यता देती है। ठीक, ये मान्यता किसको देती है? योग्यता को देती है, प्लस उसके साथ साथ आरक्षण को भी देती है, और लोक कल्याणकारी, सामाजिक, आर्थिक, सब इन सबको क्या करती है? तो मान्यता देती है। ये क्या है? ये है सकारात्मक स्वतंत्रता। इसकी जो उदारवादी, सकारात्मक उदारवादी के अंतर्गत जो थिंकर आएंगे वे हैं, देखिए सकारात्मक उदारवादी पहला हम लोग थिंकर देखेंगे J.M. किन्स को। J.S. मिल नहीं, J.M. किन्स, ये जो थिंकर हैं ये सकारात्मक उदारवादी हैं। ये क्या है? तो ये मूलतः अर्थशास्त्री है। ये एक अर्थशास्त्री है जो कल्याणकारी अर्थशास्त्र में विश्वास करते हैं। ठीक, और किन्स जो है ये पूर्ण रोजगार की अवधारणा का समर्थन करते हैं। किन्स किसका समर्थन करते हैं? तो पूर्ण रोजगार की अवधारणा का समर्थन करते हैं। किन्स के अनुसार सभी व्यक्तियों को क्या मिलना चाहिए? तो रोजगार मिलना चाहिए। सरकार का कार्य है कि वह सभी को क्या दे? तो रोजगार दे। इसी संदर्भ में किन्स कहते हैं कि आर्थिक मंदी के दौरान कहते हैं कि सरकार को दिन में अगर आर्थिक मंदी चल रही हो तो उस दौरान सरकार को दिन में गड्ढे खुदवाने चाहिए और रात में उसे भरवाना चाहिए, ताकि सबको रोजगार मिल सके। ये किन्स का कहना है। यह गुणक की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। जो किन्स है ये गुणक की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं, जिसमें कहते हैं कि सरकारी खर्च बढ़ने पर अगर जनता का उपभोग प्रवृत्ति बढ़ जाती है, जिससे राष्ट्र का विकास होता है। ये क्या कहते हैं कि सरकारी खर्च बढ़ने पे जनता की जो उपभोग प्रवृत्ति है वो भी बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है कि राष्ट्र का विकास होता है। किन्स घाटे की बचत की अवधारणा का समर्थन करते हैं। जो किन्स है ये घाटे की बचत की अवधारणा का समर्थन करते हैं, जिसमें कहते हैं कि सरकार की जो आमदनी है वह कम और खर्च अधिक होना चाहिए। सरकार की आमदनी कम हो और जो खर्च हो अधिक होना चाहिए। ये बात करते हैं घाटे की, कौन? घाटे की बचत की अवधारणा की बात करते हैं J.M. किन्स। अगला हमारे जो थिंकर हैं सकारात्मक उदारवादी के तहत ही देखेंगे वो थिंकर कौन है? तो वो है J.S. मिल। तो J.S. मिल यानी जॉन स्टुअर्ट मिल। J.S. मिल कहते हैं, देखिए जो J.S. मिल है ये पहले नकारात्मक उदारवादी थे। J.S. मिल जो है ये पहले नकारात्मक उदारवादी थे, परंतु अंतिम जीवन में ये सकारात्मक उदारवादी बन गए। पहले ये नकारात्मक उदारवादी थे, नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं, लेकिन अंतिम जीवन में ये सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करने लगे।
और इन्हें सकारात्मक उदारवाद का जनक भी कहा जाता है। जे.एस. मिल को सकारात्मक उदारवाद का जनक भी कहा जाता है। देखिए जो लॉक थे उन्हें परंपरागत उदारवादी का जनक कहा जाता था। ठीक, देखिए फिर जो जे.एस. मिल है वे नैतिक उपयोगितावाद का समर्थन करते हैं, जिसमें कहते हैं कि परामर्श। जे.एस. मिल जो है ये किसकी बात करते हैं, तो ये नैतिक उपयोगितावाद की बात करते हैं। देखिए मिल का जो प्रसिद्ध कथन है कि परमार्थ कल्याण वाले सुख उच्च श्रेणी के होते हैं। मिल कहते हैं कि जो परमार्थ कल्याण वाले सुख होते हैं वो उच्च श्रेणी के होते हैं, जबकि स्वार्थ पर आधारित शारीरिक सुख जो होते हैं वे निम्न श्रेणी के होते हैं। ये कथन किसका है, तो यह कथन है मिल का। मिल लिखते हैं कि यदि कोई शारीरिक सुखों पर बल देता है तो वह उच्च श्रेणी के सुखों पर परिचित नहीं है। अगर कोई शारीरिक सुखों पर बल देता है तो इसका मतलब क्या है कि उससे उच्च श्रेणी के सुखों से वह परिचित ही नहीं है। मिल कहते हैं कि संतुष्ट मनुष्य की तुलना में असंतुष्ट सुकरात होना अधिक अच्छा है। यह कोटेशन बार बार पूछी जाती है परीक्षा में कि संतुष्ट मनुष्य की तुलना में असंतुष्ट सुकरात होना अधिक अच्छा है। यह कथन किसका है, तो यह कथन है मिल का। मिल कहते हैं कि भूमि सुधार का समर्थन करता है। मिल भूमि सुधार का समर्थन करता है और कहता है कि औद्योगिकीकरण जो है वह नगरीकरण के कारण भूमि पर सीमांत उपयोगिता का नियम लागू हो गया है, अर्थात भूमि की मांग जो है वो अधिक हो गई है और पूर्ति कम होने के कारण जो मांग और अधिक बढ़ गई है, इसलिए जिनके पास अधिक भूमि है उनसे भूमि लेकर भूमिहीन में बांट देनी चाहिए। मिल क्या कहते हैं कि जिनके पास अधिक भूमि है उनसे भूमि लेकर भूमिहीन जो है उनको बांट देना चाहिए। मिल औद्योगिक क्षेत्र में सुधार पर बल देते हुए कहते हैं कि श्रमिकों के लिए उचित वातावरण होना चाहिए और काम के अधिकतम घंटे निश्चित होने चाहिए। ठीक, जे.एस. मिल क्या कहते हैं, मिल कहते हैं कि अगर हम औद्योगिक क्षेत्र में सुधार पर बल देना है या सुधार करना है तो उनके लिए श्रमिकों के लिए क्या हो, तो उचित वातावरण हो और उस काम में अधिकतम घंटे निश्चित कर दिए जाएं, तब औद्योगिक में क्या होगा, तो सुधार होगा उद्योग के क्षेत्र में। ठीक, उसके बाद चलिए देखते हैं हम लोग टी.एच. ग्रीन को। अगले हमारे थिंकर कौन है, तो हमारे अगले थिंकर हैं टी.एच. ग्रीन। टी.एच. ग्रीन तो ये प्रभावित थे हीगल और रूसो दोनों से। ग्रीन प्रभावित थे हीगल से और रूसो से। ठीक, हीगल जो है ये सृष्टि का मूल तत्व ईश्वरीय चेतना को मानते हैं और ईश्वर का सर्वोच्च उत्पाद ये राज्य को कहते हैं। कौन, हीगल। और रूसो से समान इच्छा से प्रभावित थे। ये टी.एच. ग्रीन जो थे वो रूसो की समान इच्छा से प्रभावित थे। टी.एच. ग्रीन समान इच्छा को समान हित की समान चेतना मानव चेतना कहता है। समान इच्छा को समान हित की सामान्य चेतना और मानव चेतना कहता है। ग्रीन के विचार हीगल और रूसो के विचारों से क्या थे, तो प्रभावित थे। ग्रीन के शब्दों में यह मानव चेतना स्वतंत्रता की मांग करती है। ग्रीन का देखिए बहुत प्रसिद्ध कथन है, ये बार बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि जो मानव चेतना है वह स्वतंत्रता की मांग करती है और यह मानव चेतना दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, तो आंतरिक स्वतंत्रता और बाह्य स्वतंत्रता। आंतरिक स्वतंत्रता है जो है वह नैतिकता कर्तव्य पालन के जरिए व्यक्ति स्वयं प्राप्त करता है और जो बाह्य स्वतंत्रता है वह उचित वातावरण से अर्थात अभाव, अज्ञानता, नशाखोरी, अस्वास्थ्य, गरीबी की मुक्ति से प्राप्त होती है। ग्रीन के अनुसार यह बाह्य स्वतंत्रता अधिकारों के समान है और इन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य की क्या हुई है, तो उत्पत्ति हुई है। ग्रीन के समस्त जो विश्लेषण है वो बारकर के निम्न कथन के माध्यम से व्यक्त करता है। ग्रीन के जो उपयुक्त विश्लेषण जो ग्रीन के विषय में हमने बताया, इसके विश्लेषण के बाद जो बारकर है वे कहते हैं कि मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित है और अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई है। ये बात करते हैं बारकर। मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता अधिकारों की मांग करते हैं, जो अधिकार है वह राज्य अधिकारों की रक्षा के लिए क्या हुआ है, तो राज्य की उत्पत्ति हुई। ये कथन किसका है, बारकर है। तो ये विश्लेषण किसका इन्होंने करके ये बताया था, तो ग्रीन के विश्लेषण जो ग्रीन के विचारों का विश्लेषण कर बारकर ये कहते हैं। और ग्रीन कहते हैं कि राज्य का आधार बल नहीं है, क्या है, इच्छा है। ग्रीन कहते हैं राज्य का आधार बल नहीं इच्छा है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में।
और उसके बाद देखिए ग्रीन के अनुसार अधिकार समाज की देन है। ग्रीन के अनुसार जो अधिकार है वह समाज की देन है, राज्य केवल उन्हें मान्यता देता है। ठीक। उसके बाद ग्रीन की जो पुस्तक है पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, उसमें इन्होंने क्या लिखा है कि राज्य के प्रति व्यक्ति का दायित्व तो बंधा हुआ नहीं है, अपितु बिखरा हुआ है, अर्थात व्यक्ति राज्य के गलत आदेशों को पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला थिंकर जो हमारा है वह है लास्की। अगले हमारे जो थिंकर वह है लास्की। तो जो लास्की हैं इनकी पुस्तक है एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। लास्की की पुस्तक कौन सी है? तो ये ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जो प्रकाशित होती है 1925 में। एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स इनकी पुस्तक है जो प्रकाशित होती है कब? तो 1925 में। इनमें इन्होंने स्वतंत्रता पर बल दिया है। जो लास्की ने अपनी पुस्तक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में ये 4 प्रकार के स्वतंत्रता पर बल देते हैं: नागरिक स्वतंत्रता, राजनैतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता। ये 4 प्रकार की स्वतंत्रता पर बल देते हैं अपनी पुस्तक ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में। उसके बाद जो हमारे अगले थिंकर हैं वह है बारकर। अगले थिंकर जो हमारे हैं वह है बारकर। देखिए जो बारकर है इनकी पुस्तक है सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी व पॉलिटिकल थॉट इन इंग्लैंड। इनकी पुस्तक कौन सी है? सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी व पॉलिटिकल थॉट इन इंग्लैंड में इन्होंने 4 प्रकार के, इनकी 2 पुस्तक है, सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी और दूसरी पुस्तक कौन सी है? पॉलिटिकल थॉट इन इंग्लैंड। इनमें इन्होंने क्या कहा है? तो 4 प्रकार के स्वतंत्रता की ये बात करते हैं। 4 प्रकार की स्वतंत्रता की बात लास्की भी करते हैं ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में। तो 4 प्रकार की बात लास्की ने भी की थी अपने जो उनकी पुस्तक है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, जिसमें इन्होंने नागरिक, राजनैतिक, आर्थिक और राष्ट्रीय स्वतंत्रता की बात की थी। और जो बारकर हैं, बारकर इन्होंने भी 4 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की है अपनी पुस्तक किसमें? पॉलिटिकल थ्योरी, सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी में और पॉलिटिकल थॉट इन इंग्लैंड में। ठीक। तो ये क्या कहते हैं कि कौन कौन स्वतंत्रता की बात करते हैं? तो ये नागरिक स्वतंत्रता, राजनैतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता, ये भी उन्हीं 4 स्वतंत्रता की बात करते हैं। और इन्होंने जो नागरिक स्वतंत्रता है, नागरिक स्वतंत्रता को 3 प्रकार के नागरिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। ये 3 प्रकार की नागरिक स्वतंत्रता की: दैहिक नागरिक स्वतंत्रता, बौद्धिक नागरिक स्वतंत्रता व व्यवहारिक नागरिक स्वतंत्रता की ये बात करते हैं। अगले बात जो हमारे अगले थिंकर हैं वह है गुनार मिडल। अगले थिंकर कौन से हैं हमारे? गुनार मिडल। तो जो गुनार मिडल हैं इनकी पुस्तक है, गुनार मिडल की जो पुस्तक है कौन सी? तो एशियन ड्रामा। गुनार मिडल की जो पुस्तक है वह है एशियन ड्रामा, जो कि प्रकाशित होती है कब? तो 1968 में। और इसमें इन्होंने रोलिंग प्लान यानी चक्रीय योजना या अनुवर्ती योजना की अवधारणा प्रस्तुत की है, जिसमें इस योजना के अंतर इनका जो लक्ष्य था, जो रोलिंग प्लान था या चक्रीय योजना जो था, इसमें इनका जो लक्ष्य था वे था कि प्रत्येक वर्ष जो निर्धारित किए जाते हैं, अर्थात यह पंचवर्षीय योजना के स्थान पर वार्षिक योजना का समर्थन करते हैं। जो गुनार मिडल हैं ये जो पंचवर्षीय योजना के बदले ये क्या कहते हैं कि वार्षिक योजना होनी चाहिए। मिडल जो है ये भारत को उदार, सॉफ्ट या मृदुल राज्य की संज्ञा देते हैं। गुनार मिडल भारत को क्या कहते हैं? तो मृदुल राज्य की संज्ञा देते हैं, क्योंकि राज्य ने 1991 में, देखिए इस बार ये एग्जाम में पूछा गया था यूजीसी नेट के कि भारत को सॉफ्ट स्टेट की संज्ञा किसने दी थी? तो गुनार मिडल ने। और देखिए गुनार मिडल जो है इन्होंने 1991 में एलपीजी यानी उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण को आसानी से अपना लेने की बात की है इन्होंने 1991 में। उसके बाद जो हमारे अगले थिंकर हैं वह है हॉबहाउस। अगले हमारे थिंकर जो हैं वह है हॉबहाउस। तो जो हॉबहाउस हैं इनकी पुस्तक कौन सी है? तो हॉबहाउस की पुस्तक है लिबरलिज्म, जो कि प्रकाशित होती है 1911 में। और राज्य को कर लगाने का अधिकार ये प्रदान करते हैं, जो हॉबहाउस है ये राज्य को कर लगाने का अधिकार प्रदान करते हैं, ताकि राज्य क्या कर सके? तो कल्याणकारी कार्य कर सके, इसलिए राज्य को कर लगाने की ये बात करते हैं। कौन? तो हॉबहाउस। उसके बाद जो हमारे अगले थिंकर हैं वह है फ्रीडमैन। डब्ल्यू फ्रीडमैन जो है इनकी पुस्तक है वेल्फ, इनकी जो देखिए
अगले जो हमारे जो थिंकर है वो हैं पोलार्ड। जो पोलार्ड है ये समानता के अभाव में स्वतंत्रता, छिछली या भ्रम या अस्पष्ट है की बात करते हैं। पोलार्ड क्या कहते हैं कि समानता के अभाव में स्वतंत्रता छिछली है, भ्रम है या अस्पष्ट है। अगले थिंकर जो हमारे हैं वह है आरिस्टोनी। आरिस्टोनी जो है ये कहते हैं कि इनकी जो पुस्तक है इक्वालिटी, इसमें इन्होंने स्वतंत्रता व समानता को पूरक माना है और स्वतंत्रता की तुलना में ये समानता को अधिक महत्व देते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे समतावादी, और जो समतावादी हैं उनके अनुसार जो स्वतंत्रता का क्या विचार है ये देखेंगे। तो समतावादी किसके अंतर्गत आए थे? अनौपचारिक यानी सकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत। तो सीवी मैकफर्सन इसके अंतर्गत आते हैं। सीवी मैकफर्सन, तो सीवी मैकफर्सन जो है ये कहाँ के हैं? तो जो मैकफर्सन हैं ये हैं कनाडा के। कहाँ के हैं ये? कनाडा के। और मैकफर्सन कहते हैं कि शक्ति दो प्रकार की होती है। मैकफर्सन क्या कहते हैं कि शक्ति दो प्रकार की होती है। एक होती है दोहन शक्ति, दूसरी होती है विकासवादी शक्ति। दोहन शक्ति की बात करते हुए कहते हैं कि यह इस प्रकार की जो शक्ति है ये स्वार्थ पर बल देती है। व्यक्ति मशीन के समान कार्य करने वाला माना जाता है इसके अंतर्गत। और यह शक्ति किस पे बल देती है? स्वार्थ पर बल देती है और व्यक्ति को अधिक से अधिक कार्य करने के लिए कहती है, जो दोहन शक्ति है। और इसमें जो मुख्य रूप को जो मुख्य रूप से इसका यंत्र या मशीन माना जाता है किसको? मनुष्य को। इसमें क्या माना जाता है? तो मशीन या यंत्र माना जाता है। इससे मानवता का ह्रास होता है और भी भौतिकवादी को बढ़ावा मिलता है, ये जो दोहन शक्ति है। और ये परंपरागत उदारवाद और पूंजीवाद इस पर बल देते हैं। दोहन शक्ति पर कौन बल देता है? तो परंपरागत उदारवादी जो है और पूंजीवादी जो है इस पर बल देते हैं, दोहन शक्ति पर। उसके बाद जो दूसरा था विकासात्मक शक्ति। इन्होंने जो मैकफर्सन थे इन्होंने शक्ति को दो प्रकार में बांटा है ना, एक दोहन शक्ति, एक विकासात्मक शक्ति। तो जो विकासात्मक शक्ति है इस प्रकार की जो शक्ति है वह कल्याण और परमार्थ पर बल देती है। जो दोहन शक्ति थी वह स्वार्थ पर बल देती थी और यह परमार्थ पर बल देती है। और इसमें जो मानवता का विकास होता है, विकासात्मक शक्ति में जो मानवता का विकास होता है वह हमें इसी प्रकार की शक्ति को बढ़ावा देना चाहिए। ये बात करते हैं कौन? तो मैकफर्सन। जो मैकफर्सन है वे जॉन लॉक और परंपरागत उदारवादी की विशेष आलोचना करते हैं। जो मैकफर्सन जो हैं ये किसकी आलोचना करते हैं? तो जॉन लॉक की और इसकी आलोचना करते हैं परंपरागत उदारवादियों की। मैकफर्सन जो हैं ये आलोचना करते हैं जॉन लॉक और परंपरागत उदारवादियों की और कहते हैं कि स्वतःमूलक जो व्यक्तिवाद है वह आधारित है। कौन? व्यक्तिवाद पर। जो स्वतःमूलक है वह किस पे आधारित है? व्यक्तिवाद पर आधारित है। इसके अनुसार व्यक्ति अपने शरीर और क्षमता का स्वयं स्वामी है, इसके लिए समाज का ऋणी नहीं है। उसके बाद जो अगले हमारे थिंकर है सीबी नहीं, ये जो मैकफर्सन वे क्या कहते हैं? देखिए सीबी मैकफर्सन ही हम लोग पढ़ रहे हैं ना। तो जो मैकफर्सन वे कहते हैं कि सहभागी लोकतंत्र का समर्थन करते हुए कहते हैं कि सहभागी लोकतंत्र के अनुसार शासन में जनता की सहभागिता होनी चाहिए और सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए। ठीक। मैकफर्सन की जो पुस्तक है द रियल वर्ड ऑफ डेमोक्रेसी जो कि प्रकाशित होती है 1965 में। द रियल वर्ड ऑफ डेमोक्रेसी जो कि प्रकाशित होती है 1965 में। दूसरी पुस्तक इनकी है डेमोक्रेटिक थ्योरी ऐसे इनरेटिवल जो कि प्रकाशित होती है 1973 में। उसके बाद इनकी पुस्तक है द राइज एंड फुल ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस जो कि 1984 में प्रकाशित होती है। ठीक। इसके बाद जो हमारे अगले थिंकर हैं वह है अमर्त्य सेन। तो अमर्त्य सेन जो है देखिए ये नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। इन्हें नोबेल मिला था 1998 में। क्या मिला है? नोबेल।
और इन्हें ये भी मिला है भारत रत्न। भारत रत्न भी इन्हें मिला है जो कि 1999 में। ठीक, नोबेल कब मिला इन्हें? 1998 में, और भारत रत्न मिला 1999 में अमर्त्य सेन को। और ये एक भारतीय विचारक हैं। अमर्त्य सेन जो है यह एक भारतीय विचारक हैं और फ्रांस की सरकार के वित्तीय सलाहकार भी रह चुके हैं अमर्त्य सेन। जो अमर्त्य सेन हैं, अमर्त्य सेन जो है यह फ्रांस के सरकार के वित्तीय सलाहकार भी रह चुके हैं। और जो सेन है ये गुजरात मॉडल की तुलना में तमिलनाडु मॉडल को श्रेष्ठ बनाते हैं। ये गुजरात मॉडल की तुलना में तमिलनाडु मॉडल को क्या मानते हैं? तो श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि तमिलनाडु मॉडल निम्न वर्ग के कल्याण पर बल देता है। इसीलिए सेन जो है ये सामर्थ्यवान न्याय की अवधारणा, जिसमें कहते हैं कि वास्तविक न्याय की स्थापना तभी संभव है जब व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति करने में सक्षम होगा। इसके बाद यह विकासात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना देते हैं और कहते हैं कि सकारात्मक अधिकारों से ही विकासात्मक स्वतंत्रता प्राप्त होता है। सेन कहते हैं कि पाक अर्थशास्त्री महबूब उल हक जो है उनके साथ मिलकर सेन जो है वे कहते हैं कि HDI, जो सेन है ये पाक अर्थशास्त्री महबूब उल हक के साथ मिलकर HDI का आकलन निम्न 3 आधारों पर ये कहते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उनके 3 आधारों पर ये कहते हैं। पहला कि प्रति व्यक्ति आय, दूसरा जीवन प्रत्याशा और तीसरा शिक्षा की ये बात करते हैं। उसके बाद जो सेन है वे रॉल्स की न्याय सिद्धांत की समीक्षा करते हैं और कहते हैं कि यह बांसुरी तो बजाता है, बांटता है। जो रॉल्स है, जो उन्होंने जो न्याय का सिद्धांत दिया था, इसकी समीक्षा करते हुए रॉल्स क्या ये सेन कहते हैं, अमर्त्य सेन, कि जो रॉल्स है वे बांसुरी तो बांटता है लेकिन वे बजाना नहीं बताता या नहीं सिखाता। अर्थात आरक्षण की सबसे अंत में लागू करते हैं, लेकिन आरक्षण तो अंत में लागू करते हैं, लेकिन इनका महत्व यह है कि यह सामाजिक न्याय का सबसे व्यवहारिक सिद्धांत है, होना चाहिए। सेन अपनी पुस्तक आइडिया ऑफ जस्टिस, जो कि 2009 में लिखी गई है, में कौटिल्य और मैकियावली की तुलनात्मक का जो अध्ययन करते हैं, मैकियावली और कौटिल्य का तुलनात्मक अध्ययन, और कहते हैं कि मैकियावली की तुलना में कौटिल्य क्या है? तो महान है, क्योंकि जो कौटिल्य है वे कल्याणकारी राज्य पर बल देते हैं। कौटिल्य कहते हैं कि प्रजा के सुख में राजा का सुख है, और ये इसीलिए ये अमर्त्य सेन जो है ये कौटिल्य को मैकियावली से श्रेष्ठ मानते हैं। जो सेन है अमर्त्य सेन जी जो हैं वे मोदी जी की आर्थिक नीतियों की आलोचना करते हैं। इन्होंने मोदी जी के आर्थिक नीतियों की आलोचना की है, जिसमें नोटबंदी, GST आदि शामिल है, क्योंकि यह कठोरता से लागू किया गया था, जबकि इन्हें सने सने यानी धीरे धीरे लागू करना चाहिए था। और उसके बाद इनकी पुस्तक देख लीजिए, डेवलपमेंट एज फ्रीडम है जो कि 1999 में है। आइडेंटिटी एंड वायलेंस है जो कि 2006 में है। द एग्रीमेंटिव इंडियन है जो कि 2005 में है। इसके बाद जो हमारे अगले थिंकर हैं वह हैं हरीश गुलाटी। जो हरीश गुलाटी हैं, इनका कहना है कि अमेरिकी लोकतंत्र की तुलना में भारतीय लोकतंत्र अधिक श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि भारत में पंचायती राज लोकतंत्र पाया जाता है और यहाँ पर निम्न वर्ग के उत्थान पर बल दिया गया है। उसके बाद देखिए एडम स्मिथ जो है, इन्होंने नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा, इसे आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा कि जो एडम स्मिथ हैं इन्होंने अधिष्ठात की संकल्पना देते हैं और दिया है, और इनमें इन्होंने कहा है कि जब व्यक्ति स्वार्थी होकर अपना विकास करता है तो उससे समाज का भी विकास होना है, लेकिन अनौपचारिक स्वतंत्रता के समर्थक इसकी आलोचना करते हैं। ठीक, फिर जो रॉबर्ट नोजिक की पुस्तक है एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया जो कि 1947 में प्रकाशित हुई थी, उसमें इन्होंने लिखा है रॉबर्ट नोजिक ने कि एक अधिकारों पर आधारित आमूल परिवर्तनवादी दर्शन को विकसित करते हैं और न्यूनतम राज का ये समर्थन करती है। ठीक, और जो सी राइट मिल्स द्वारा अपनी अध्ययन में सर्वप्रथम प्रयुक्त शब्द युग में शक्ति अभियान निर्दिष्ट करता है। क्या निर्दिष्ट करता है शक्ति अभियान? आधुनिक समाज में मुख्य राजनैतिक, आर्थिक और सैनिक संस्थाओं को संचालित करने वाला यानी अतिव्यापी गुट। ये कौन कहता है? तो सी राइट मिल्स अपनी अध्ययन में सर्वप्रथम प्रयुक्त शब्द युग्म शक्ति अभियान को बताते हुए कहते हैं। ठीक, शक्ति अभियान के बाद को निर्दिष्ट करते हुए क्या कहते हैं
कि आधुनिक समाज में मुख्य राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक संस्थाओं को संचालित करने वाला यह अतिव्यापी गुट है। उसके बाद देखिए तीसरा नोट है, तीसरा नंबर का होगा कि शस्त्र धारण करने, संपत्ति का स्वामित्व और स्वशासन की क्षमता रखने के रूप में नागरिकता की केंद्रीय धारणा को राजनीतिक सिद्धांतकारों के दोष मुक्त माना गया है। ये बात करते हैं अराजकतावादी समूह। किसे दोष मुक्त माना गया है? तो अराजकतावादी समूह को। फिर उसके बाद देखिए जो नवीन दक्षिण पंथ या न्यू राइट जो हैं वे सामाजिक न्याय के सिद्धांत को अस्वीकृत करते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता का उल्लंघन किया गया है, प्रतिभा का विरोध करता है, दक्षता में सहायक नहीं है। ये किसकी आलोचना करते हैं? तो समाज न्याय के सिद्धांत की। चलिए, तो ये सब हम लोग बाद में देखेंगे न्याय। उसके बाद देखिए इससे जुड़े कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि जो थिंकर से पूछे जाते हैं। इसमें देखिए जो हमारा स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता में एक क्वेश्चन इससे पूछा गया था